नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पति पत्नी, हंसता खेलता परिवार, लेकिन सबकी जान चली गई। ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी की भोपाल की, जहां पति पत्नी ने बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। इस परिवार के इतने बड़े कदम के पीछे वजह कर्ज फिलहाल बताया जाता है, जो कि उन्होंने ऑनलाइन कंपनी से लिया था। फ्रॉड ऐप, कर्ज और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसे इस पूरे परिवार के दर्दनाक अंत से भोपाल अभी भी सदमे में है। सुसाइड से पहले वो आखिरी सेल्फी, आंसुओं में डूबी वो आखिरी स्माइल, ऑनलाइन फ्रॉड ऐप का जाल, लोन का दलदल, ब्लैकमेलिंग का खेल, कर्ज का भंवर, खत्म हुआ परिवार, सुसाइड नोट के 4 पन्ने, खामोश 4 जिंदगानी। ये सेल्फी भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार की आखिरी तस्वीर है, जिस तस्वीर में 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी रितु की आंखें नम हैं, क्योंकि उसे पता था अब वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। इस सेल्फी के बाद जो तस्वीर आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। भोपाल के रातीवर थाना इलाके में भूपेंद्र विश्वकर्मा का परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। पहले मासूम बच्चों को जहर दिया गया और बच्चों की मौत के बाद पति पत्नी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। तो बोली चाची कोई कैसे नहीं, अभी लड़का का एक्सीडेंट हो गया था, तो हम पूछे क्या कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो बताओ हमें, हम आ रही हूँ। तो बोली चाची कोई तकलीफ नहीं, मत आइए। तो हम कहने फिर रो क्यों रही हो बताओ, तो कुछ नहीं बोली। फिर हम बोले छोटा वाले लड़का से बात करा दे, तो बोली वो अभी सो रहा है। भोपाल के रातीवर थाना इलाके में भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार के खत्म होने के पीछे का जो सच सामने आया है वो दिल दहला देता है। भूपेंद्र जिस कश्मकश से गुजर रहा था, जिसे मौत ही आखिरी रास्ता लगा, जिसका जिक्र सुसाइड नोट के इन 4 पन्नों में है। 4 जिंदगी के खत्म होने की पूरी दास्तां। अभी कुछ नहीं, अभी सुसाइड नोट जो मिला है उसका अध्ययन किया गया है, तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति जो मृतक है वो काफी उसके ऊपर लोन या कर्जा था, जिसके चलते ना चुका पाने के कारण उसने आत्महत्या की। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भूपेंद्र की जिंदगी खुशहाल थी, हंसता खेलता परिवार। लेकिन इसी बीच अप्रैल में भूपेंद्र के मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, ऑनलाइन जॉब का ऑफर मिला, जिसके बाद टेलीग्राम पर लिंक उसी जॉब की। लेकिन जॉब का ऑफर चक्रव्यूह था। शुरुआत में प्रॉफिट के साथ कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन बाद में कंपनी का प्रेशर और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि लोन लेने की नौबत आ गई। लोन भी उसी कंपनी ने दिया और ऑनलाइन लोन का ये कर्जा बढ़ता ही गया। कंपनी वाले उसे धमकाने लगे, यहां तक कि भूपेंद्र का मोबाइल हैक कर दिया गया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। यह बड़ी ही गंभीर घटना है, खास तौर पर इसमें अवसाद में आने के बाद और इस तरह की दुष्चक्र में परेशान होकर के इस दुष्चक्र में आने के बाद जो पीड़ित थे उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने कम से कम एक बार एक एडवोकेट के पास जाने की जानकारी जरूर मिली है, जहां वो एप्लीकेशन लिखवाने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आवेदन नहीं लिखवाया, न किसी को जानकारी दी। ऐसे में आवश्यक है कि आजकल जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनका जानकारी मिलते ही या लगता है कि अगर इनसे हम पटाए थे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। पिछले दिनों 4 से 5 साइबर ठगी के कुछ बड़े मामले आए थे, जिसे पुलिस ने बड़े गिरोहों को देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़ा है। तो खास तौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति के दबाव में न आए और ऐसे प्रलोभनों में आकर के इस तरह के इनके लुभावने जो वादे हैं उसमें न फंसे। बदनामी का डर दिखाया गया, फोटो को अश्लील बनाकर रिश्तेदारों को भी भेजे गए, दोस्तों को भी। लोन चुकाने के लिए कैसे दांव पर लग रही थी भूपेंद्र की खुशियां, जिस कर्ज के बारे में किसी को पता ही नहीं था। यहां तक कि वकील से भी इस मामले में भूपेंद्र ने संपर्क किया था, लेकिन कर्ज और ब्लैकमेलिंग ने उसे इस कदर परेशान कर दिया था कि उसने ये खौफनाक कदम उठाया। इस परिवार का दुनिया से यूं जाना सबको रुला गया। ये मौत कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड ऐप के जाल में फंसने से बचें।
अगर फंस भी गए हो तो पुलिस को खबर दें, रिश्तेदारों से बात करें। आखिर मौत के आगे सरेंडर क्यों? भोपाल से रंजना दुबे और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपने आप में बहुत मार्मिक ये पूरी घटना, जिसे लेकर ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि परिवार क्या कुछ सह रहा था, परिवार का निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आया। इस पूरी घटना को लेकर भी लगातार अब कई सारे सवाल भी खड़े होते हुए। ये एक परिवार था जिसकी आप बीती हम आपको बता रहे थे, लेकिन राजधानी या प्रदेश या देश में भी कई ऐसे परिवार हो सकते हैं जो कि शायद अभी भी इस कुचक्र के चलते परेशान हो। आगामी समय में ऐसे कदम वो ना उठाएं, उनकी सहायता किस तरह से की जा सकती है, ये एक प्रमुख सवाल है। ऑनलाइन फ्रॉड जो कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की कोशिश कानून व्यवस्था की तरफ से भी दुरुस्तगी के साथ ये बताई जाती है कि पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर निष्कर्ष क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं। एक तरफ ऑनलाइन फ्रॉड और दूसरी तरफ सीधे सुसाइड जैसा कदम उठाना। मनोदशा लोगों की कैसी रही होगी ये भी आप समझते होंगे। अपने आप को बिल्कुल लाचार, बेबस महसूस करता ये परिवार। किसके दर पर मदद की गुहार लगाता, ये एक प्रश्न था। और अगर गुहार लगाई गई तो क्या उसे सुना नहीं गया? क्या परिवार की मदद नहीं की गई? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। एसआईटी गठित की गई है, वो जांच करेगी इस पूरे मामले की, लेकिन जांच के बाद क्या रिपोर्ट सामने आएगी, परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो पता चलेगा। लेकिन आगे इस तरह की घटनाओं से हम बच सकें, इसके लिए क्या कोई पहल होगी? साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए कब तक पुलिस कार्यरत रहेगी, कब तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस एक्शन आएगा, इस पर भी संशय अभी भी। कर्ज लेने की जो बात सामने आई है, कैसे ये पता करें कि ये फ्रॉड ऐप है, कैसे ये पता करें कि जेन्युइनली हमें कर्ज देगा या हमारी मदद करेगा, या बाद में जाकर अगर कोई ऐप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरह से धमकाता है तब आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं? ये भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए न्यूज़ 18 ये रिपोर्ट भी आपको दिखा चुका है। और सतर्क करती हुई ये रिपोर्ट, जिसमें खुदकुशी एक रास्ता नहीं है ये तो स्पष्ट है ही, लेकिन आपके परिवार के लिए कौन कौन मुस्तैद है जमीनी स्तर पर, यह भी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे किस तरह से पूरा परिवार परेशानी के चलते अचानक से खुदकुशी जैसा घातक कदम उठाता है। माता पिता के मन पे क्या बीत रही होगी ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने दोनों मासूम बच्चों को सबसे पहले जहर देते हैं, उनके मरने का इंतजार करते हैं और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ही मार्मिक ये पूरी घटना राजधानी भोपाल के लिहाज से भी, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। ये चिंतन का विषय है कि ये पहला मामला नहीं और ना ही आखिरी मामला है, क्योंकि जिस तरह के जमीनी हालात हैं ये जान पड़ता है कि शायद अभी भी कुछ ऐसे परिवार होंगे जिसको चक्र में फंसे होंगे। उन्हें निकालने की जरूरत प्रशासनिक टीम को, पुलिस टीम को करनी चाहिए। साइबर रिकॉर्ड कई सारे हैं, अपराधों की श्रृंखला लगातार बढ़ती हुई, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है ये एक सवाल। ये मामला तब तक संज्ञान में नहीं आया जब तक परिवार ने सुसाइड नहीं की। तो ये एक बड़ा प्रश्न क्या पुलिस भी जमीनी स्तर पर साइबर क्राइम्स को लेकर मुस्तैद नहीं है, या परिवार की तरफ से सहयोग नहीं मांगा गया? सुसाइड नोट में क्या है ये अभी भी जांच का विषय पुलिस ने अपने अधीन की है, और इसे लेकर अब जांच भी की जा रही है कि किन हालातों में, किन परिस्थितियों में ये सब हुआ। साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, पहले लोन लिया इन्होंने और उनके लोन को चुकाने के लिए काफी परेशानी। चलिए और ज्यादा अच्छे से हम समझेंगे इस पूरे मामले को, साइबर फ्रॉड क्या होता है, किस तरह के क्राइम्स हो सकते हैं ऑनलाइन, ये हम समझ लेते हैं। मोनाली गुहा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। मोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले इस कुचक्र को समझाइएगा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परिवार के साथ हुआ क्या, कैसे लोन लिया जाता है, कैसे उन्हें वसूलने के लिए धमकाया जाता है।
जी देखिए, इसके मोडस ऑपरेंडी कई हैं और एक जो कॉमन तकनीक अपनाई जाती है, अगर हम बात करें फ्रॉडस्टर्स के द्वारा या कई बार फेक कंपनियों के द्वारा, ये कुछ एप्लीकेशंस आपके फ़ोन पर या तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते हैं यदि जाने अनजाने आपसे किसी लिंक पर क्लिक हो जाए, या इसके अलावा कई बार ये कुछ प्रलोभन देकर या कोई SMS वगैरह के थ्रू आपके फ़ोन पर इंस्टॉल करवाने की कोशिश करते हैं। एक बार जब ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाती हैं तो आपने गौर किया होगा 2 ऐसी परमिशंस हैं जो लगभग हर एप्लीकेशन आपसे मांगती है। पहली है आपका SD कार्ड का एक्सेस, यानी कि आपकी गैलरी और आपके इमेजेस का एक्सेस, और दूसरा होता है आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस। यदि ये 2 आपके इंपॉर्टेंट डेटा अगर किसी के हाथ लग जाए तो काफी कुछ आपके बारे में यहाँ से जानकारी मिल जाती है और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके भी अलावा 2-3 ऐसी परमिशंस होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको एडमिन एक्सेस दे देती हैं, जैसे कि आपका कैमरा एक्सेस करना या फिर आपका माइक्रोफोन एक्सेस करना और आपका कैमरा एक्सेस करना। इतना अगर यदि कोई एक्सेस कर लेता है तो मानकर चलिए कि वो रिमोटली आपका डिवाइस कंट्रोल कर सकता है। और जब एक बार ये परमिशंस दे दी जाती हैं तो फिर इस डेटा पर न सिर्फ आपका कंट्रोल रहता है, बल्कि वो व्यक्ति जो उस एप्लीकेशन को मेंटेन कर रहा होगा या जो उसका डेटाबेस एक्सेस रखता है, वो भी आपके फोन पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और इसी तरह के जो केसेस अभी सामने आ रहे हैं, सिमिलरली कुछ ऐसे भी हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें व्यक्ति ने सिर्फ लिंक पर क्लिक किया और उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली मनी क्रेडिट हो गया और फिर उसका कई ऐसे मामले। मोनाली जी, बहुत लंबी श्रृंखला है, हालांकि सब पर चर्चा करेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर बात सावधानियों की आप बताइए, प्रिवेंशन इसका कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखकर ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल या कोई ट्रस्टेड पार्टी जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी पहले ट्रस्ट किया हुआ है, आपने देखा है कि उस एप्लीकेशन में कोई धोखेबाजी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई इस तरह का एप्लीकेशन आपसे इंस्टॉल हो जाता है तो डरें या घबराएं ना, आप तुरंत उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें। उसके पहले की सेफ्टी के लिए आप अपने फोन पर एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस जरूर रखें, एक्टिवेटेड रखें, ताकि वो इस तरह के किसी मैलिशियस ऐप को पहचान पाए। इसके भी अलावा यदि मान लीजिए कि आपके फोन पर ऑलरेडी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो एक हर हफ्ते की अपनी एक चेकलिस्ट बनाइए और ऐसे एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करते जाइए। और एक बहुत क्रूशियल सजेशन जो मुझे लगता है कि सभी को अपने फोन पर करना चाहिए, चाहे वो ऐसे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसमें यह है कि आप जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, यदि आप उनका यूज कर लें और आपको बाकी समय पर लगे कि अब रेगुलरली इसका यूज नहीं होता है, तो आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए, ऐप मैनेजमेंट में जाइए। यानी कि कुछ ऐसे तरीके जिनसे प्रिवेंशन भी पॉसिबल है, सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मोहाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर चाय की दुकान पर जमा होने वाले युवाओं के बीच एक ही बात की चर्चा है, वो है पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर लग रहे घोटाले के आरोपों की। एक तरफ परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लेकिन इस बीच सबसे जरूरी तथ्य को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सरकार का इस आरोप पर जवाब। आइए समझते हैं घोटाले को लेकर लग रहे आरोप और उसके जवाब दोनों को। मध्य प्रदेश में सरकार इस साल 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने की बात कह चुकी है और इसी के तहत साल की शुरुआत में ही सरकार ने कई पदों पर भर्ती निकाली, जिनमें से एक भर्ती पटवारियों के लिए थी। इस भर्ती के लिए सरकार की तरफ से मार्च में परीक्षा आयोजित की गई, जो अप्रैल तक चली और इसके नतीजे 30 जून को घोषित किए गए। लेकिन अब इसके नतीजे और टॉपर्स को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है आरोप। आरोप व्यापम घोटाला 3.0 का। 10 में से 7 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से। NRI सेंटर से 1000 अभ्यर्थी मेरिट में आए। कई टॉपर्स ने हिंदी में किए हैं अपने हस्ताक्षर। आंसर की में गलत सवाल होने का आरोप। अब इन आरोपों के सामने आने के साथ ही कांग्रेस भी चुनावी साल में सरकार पर हमलावर हो गई और व्यापम घोटाला 3.0 इसे नाम दे दिया। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने भी प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया। लेकिन आरोप और प्रदर्शन के बीच समझना भी जरूरी है कि क्या है सरकारी तथ्य और जवाब। परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12.50 लाख। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 9,78,000। चयन होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 8,600। 15 मार्च से 26 अप्रैल तक चली थी परीक्षा। 13 शहरों के 78 सेंटर्स में परीक्षा आयोजित हुई। 35 दिन तक 2 पालियों में परीक्षा चली।
हर पाली में अलग पेपर यानी कि 70 अलग अलग पेपर बांटे गए। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से प्रदेश के गृह मंत्री ने मामले पर जवाब देते हुए विपक्ष को चुनौती दे डाली। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रोदाली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्यहीन को तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं विपक्ष के आरोप और सरकार के जवाब भी। विपक्ष का आरोप, एनआरआई सेंटर से 1000 लोग मेरिट में। सरकार का जवाब, कुल 114 लोग एनआरआई सेंटर से मेरिट में। सेंटर से कुल चयनित 1.5%। कई अन्य सेंटर से 3% तक टॉपर्स। ग्वालियर में 5, भोपाल में 42% लोग हुए पास। विपक्ष का आरोप, अंग्रेजी में 25 में से 25 अंक मिले। सरकार का जवाब, 13 से 22 नंबर तक अभ्यर्थियों को दिए गए। किसी भी अभ्यर्थी को 25 अंक नहीं मिले। सभी टॉपर्स ने अलग अलग पाली में परीक्षा दी। सरकार का जवाब यह बता रहा है कि परीक्षा में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई घोटाला नहीं हुआ। वहीं सरकार के मंत्री खुद विपक्ष पर हमलावर हैं और कहते हैं कि अगर गड़बड़ी है तो तथ्य पेश किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाने में लगा है। जाहिर है चुनाव सामने है और ये मौका विपक्ष कतई चूकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, लगातार हम देख रहे हैं बवाल मचा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के पास, लेकिन एक और बड़ा मौका सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। न सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई लगातार इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर हमले बोले। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरा परीक्षा का आयोजन हुआ है उसको लेकर एक युवाओं की बड़ी संख्या भी सड़कों पर नजर आ रही है। इंदौर से लेकर भोपाल और भिंड तक में विरोध प्रदर्शन इस परीक्षा के आयोजन को लेकर और जो नतीजे घोषित हुए हैं उसके खिलाफ जो है युवा सड़क पर जो विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से सफाई जारी की है। पूरे आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं कि किस तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ। अलग अलग पाली में अलग अलग एग्जाम पैटर्न की तरह ये परीक्षा पूरी तरीके से आयोजित की है और परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी है। एक तरीके से इसको राजनीतिक रूप देने का आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल कई तरह के हैं और विपक्ष इस बात को लेकर मांग कर रहा है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और उसमें खुलासा होना चाहिए कि क्या वाकई में परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला अब इस सियासत का रूप जरूर लेता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर सियासत इसमें भरपूर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।